हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया 9th क्लास है हमारी, ज्योग्राफी चल रही है और हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय नदियों को देख चुके हैं। आज दौर है रिवीजन का, आपसे सुनने का। जल्दी से एक बार नजर दौड़ी, फिर हम झील के बारे में पढ़ेंगे। कुछ मोस्ट इंटरेस्टिंग जो हमारी झील है और वहां उनका कुछ फैक्चुअल है, उनको देखेंगे। मैं आपको केवल 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कीजिए। कहां से निकली थी आपका सिंधु नदी, कहां से निकली ब्रह्मपुत्र, कहां से निकली गंगा, कहां से कृष्णा, गोदावरी, महाबलेश्वर से कौन क्या निकला, त्र्यंबकम से कौन सी नदी निकल रही थी, ये बताना है। कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको बताना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है। जल्दी ढूंढिए आप फटाफट, फिर आगे। चलिए, आप सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन बताओगे और क्वेश्चन है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। तो चुनाव आंसर है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना है। कावेरी कहां से निकलती है, ब्रह्मगिरी से। कृष्णा कहां से निकलती है, महाबलेश्वर से। नर्मदा कहां से निकलती है, त्र्यंबकम से। और गोदावरी कहां से निकलती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जल्दी ढूंढिए। सब पढ़ा है बेटा, गोदावरी सबसे पहले पढ़ी है। देखिए देखा, अमरकंटक। और गोदावरी कहां से निकल रही थी, पता होना चाहिए, महाराष्ट्र से निकलती है। क्लियर है। और वेनगंगा सारा मैंने आपको लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए ताकि आप उनको अच्छे से रिवीजन कर सको। क्लियर है। अभी देखिए, आपको दिखाई देगा कि कहां कहां से ये नदियां निकल रही हैं, कहां कहां से हमने इनको देखा है। आप ये नहीं कह सकते सर हमने नहीं लिखा। क्लियर है। आप देखिए, कावेरी नदी, गोदावरी निकली थी आपका कहां से, त्र्यंबकम। बताया था ना अभी अभी कि गोदावरी कहां से निकल रही है, आपका त्र्यंबकम जो आपका है वहां से निकल रही है। और कृष्णा महाबलेश्वर, ठीक है। कावेरी ब्रह्मगिरी, ठीक। महानदी आपका सिसावा, छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। और उसके बाद नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश। तापी नदी निकलती है बैतूल पठार, मध्य प्रदेश। और अरब सागर में गिरती है। देखिए, ये भारत का नक्शा है। अधिकतर नदियां कहाँ गिर रही हैं, इस तरफ आके, इस तरफ आके गिर रही हैं। लेकिन कुछ नदियां हैं जो आपका यहीं गिरती हैं, इधर। क्लियर है। और ये इधर गिरती, ये सिंधु गिर रही है, ये नर्मदा गिर रही है, और ये तापी नदी गिर रही है। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है। इन सब पर हम लोग आपका अच्छे से गौर कर कर हम इनको देख सकते हैं कि कौन सी नदी कहां पर गिर रही है। तो हमें झीलों को लेकर थोड़ी सी बात करनी थी आज, ठीक है, कि कहां कहां पर राज्य हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमने चैप्टर में पढ़ा भी था कि झील बनती कैसे है। तो झील बनने के कई कारण हैं, ठीक है। और झील का कारण हमने देखा था कि झील कहीं गड्ढे पड़ जाएं, हिमानी द्वारा बन सकती है, या मानवीय क्रियाकलाप से बन सकती है, बाढ़ का। तो सबसे पहले आप आगे बढ़िए और हम पढ़ रहे हैं झील। और झील को आपको देखना चाहिए। झील जो, झीलों के बनने के कारण, बनने के कारण हमको देखना है। तो झील बनने का जो सबसे बड़ा कारण है, एक हो सकता है मानव निर्मित भी झील होती है। कैसी होती हैं, मानव निर्मित झील। दूसरा जो आपको देखना है कि मानव निर्मित झील के अलावा आपका प्राकृतिक झील होती है। प्राकृतिक झील कैसी हैं, यानी कि जो स्वयं प्रकृति ने बनाई है। प्राकृतिक झील को देखिए, हो सकता है नदी द्वारा बने, नदी द्वारा। अब आप कहेंगे सर नदी कैसे झील बना सकती है। तो नदी क्या करती है, मान लीजिए नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, ऐसी चलती है सरबीलाकार से नदी। अब क्या हुआ, नदी आपकी चली, अब नदी ने ये मार्ग बदल दिया और ऐसे बही, इस हिस्से को कट कर दिया। अब ये हिस्सा धीरे धीरे आपका नदी में आपका झील बन जाती है, यहां झील बन जाएगी। क्लियर हो गया। हो सकता है कि क्या हो सकता है कि भू
गर्भिक जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से झील, भूगर्भिक जो आपकी प्रक्रिया हैं उनके माध्यम से भी आपका झील बन सकती है। भूगर्भिक प्रक्रिया या बाढ़ के बाद किसी स्थान पर, बाढ़ के बाद किसी स्थान पर जल भराव हो जाए, जल भराव तब बन सकती है, या कोई जमीन का हिस्सा नीचे, जमीन का हिस्सा नीचे धंस जाएगा, धंस जाने से, मान लीजिए कोई जमीन है और जमीन का एक हिस्सा नीचे बैठ जाए तब भी ऐसा। और एक झील और बनती है ज्वालामुखी उद्गार पर, ज्वालामुखी उद्गार के बाद झील बनती है। क्लियर है? ज्वालामुखी जो उद्गार हैं उनके बाद भी आपका झीलों का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? अब मैं कुछ बात करूंगा भारत की प्रमुख झीलों की, भारत की प्रमुख झीलों। क्लियर है? और सबसे पहले नाम आता है जम्मू कश्मीर की बुलर झील। बुलर झील, और ध्यान रखना बुलर झील कैसा है, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील, पहली बात आपको पता होना चाहिए, जम्मू व कश्मीर में, जम्मू व कश्मीर में है। और ध्यान रखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पानी की सबसे बड़ी झील है। और एक और पड़ती है जम्मू कश्मीर में ही, यहां ऐसे नीचे लिख दूं, डल झील, ये भी JNK में है। क्लियर है? डल झील। आगे बढ़े, दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं राजस्थान की सांबर झील। सांबर झील राजस्थान, सांबर झील राजस्थान। और ध्यान रखना खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। और उसके बाद एक झील आती है तीसरे नंबर पर, जो आपको पता होगा, चिल्का झील। और राज्य आपको क्लियर होना चाहिए, ओडिशा। पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा कहते हैं। और ये आपका उत्तर लैगून की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी लैगून की
सबसे बड़ी झील है। लैगून मतलब जो समुद्र का बाढ़ आता है, उस बाढ़ के पानी से जो झील बनती है उसको हम कहते हैं लैगून। लैगून मतलब इसमें सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा होती है, और सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हम इसको लैगून झील कहते हैं। क्लियर है? इन झीलों में, खासकर सांबर झील में तो नमक की बनाते हैं, राजस्थान वाली जो झील है इसको हम इसमें झील बनाते हैं। एक 4th नंबर की झील है जिसको हम 4th नंबर की झील में कहते हैं, आपने मणिपुर में नाम सुना होगा, लोकटक झील। किसे कहते हैं? लोकटक झील। तो ध्यान रखना, मणिपुर और उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, इसके बाद बहुत फेमस झील है, केरल की 2 झीलें, वेम्बनाड तथा अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी ये केरल की है। ये कुछ फेमस झील है। अभी मैं और राज्यों का भी नाम लिखाऊंगा ताकि आप एक बारी आप क्लियर कर लें। अच्छा, एक झील है महाराष्ट्र में, और उस महाराष्ट्र झील का नाम है लोनार झील। ये पता कैसे बनी है? महाराष्ट्र। आसमान से कोई उल्का पिंड गिरा। क्या गिरा? आसमान से उल्का पिंड। जानते हैं उल्का पिंड? जो कॉमेट और एस्ट्रोइड होते हैं। क्लियर है? उल्का पिंड से ये बनी झील है। कैसे है? उल्का पिंड से बनी, उल्का पिंड से बनी झील। इसे बहुत जगह क्रेटर जैसी भी लगती है, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी का मुंह है, और ज्वालामुखी के मुंह से लावा निकलता है। ठीक है, लावा निकल गया। अब लावा निकलने के बाद ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद क्या होती है, यहाँ बारिश का पानी इसमें भरने लगता है, और यहाँ फिर क्या बन जाती है? एक झील बन जाती है। इसी झील को बोलते हैं क्रेटर झील। क्या कहते हैं इसको? इसी को बोलते हैं क्रेटर झील। और यही रूप अगर इसका बड़ा हो जाए, इस झील का, इसको कह देंगे कॉल्डेरा। कॉल्डेरा। तो क्रेटर और कॉल्डेरा किससे बनती हैं? ज्वाला मुखी, ज्वालामुखी उद्गार के बाद। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान। चलिए, एक एक, अरे नहीं, अभी तो 2 झील हो रही है, मैं उन्होंने लिखाता हूँ ताकि एक बार आप अच्छे से ही कॉपी करें। और कितनी हो गई? नंबर हम 6 लिख चुके थे। हाँ, अब 7 नंबर पर आंध्र प्रदेश की झीलों का नाम लिख लीजिए, कोल्लेरू और पुलिकट। कोल्लेरू झील व पुलिकट झील। और आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश। इन झीलों को हम लोग देखते हैं। क्लियर है?
ध्यान रहेगा। चलिए, तो एक एक करके आप इनको कॉपी कीजिए, फिर हम इसके बाद जो और मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको भी देखेंगे। और आपने झील ये पढ़ा ना, डल झील। डल झील को क्या कहते हैं? श्रीनगर का गहना कहते हैं। गहना कहा जाता है। क्लियर है? ये आपको अभी मैं आपको लिखाऊंगा। सांबर झील हो गया, डीडीवाना झील भी लिखेंगे, नमक के पैसे राजस्थान में, पोंगसो लद्दाख में है, क्योमरी लद्दाख में है। क्लियर है? पिछोला भी हम लिखेंगे, ये पुलिकट, बिमनाट, असनरी, पेरियार भी लिखेंगे अभी हम, इन सबको लिखेंगे। हुसैन सागर भी लिखेंगे, भीमताल भी लिखेंगे, उत्तराखंड में है। और आप पता कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो एक पेज ये हो गया कॉपी। अब आप नेक्स्ट पेज पर कॉपी करिए और नेक्स्ट पेज को लिखिए जल्दी से। फिर हो गया। चलिए, अब आप थोड़ा सा लोकटक को देखिए। लोकटक झील पर इसको हम तैरता हुआ भी एक आपका नेशनल पार्क है, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तैरते हुए दीपों वाली झील भी कहते हैं इसको, लोकटक को क्या कहते हैं? तैरते हुए झीलों वाला द्वीप। तैरते हुए झीलों वाला द्वीप। क्लियर है? ध्यान दीजिए। अब लोनार महाराष्ट्र में पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, ताकि चीजें क्लियर रहें थोड़ी सी। अभी भीमताल के बारे में अगर आप लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ये आपको देखना है। और नैनीताल आपका झीलों का शहर कहा जाता है। तो नैनीताल है, क्या कहते हैं हम उसको? झीलों का जो शहर है वो हम कहते हैं। क्लियर है? झीलों का शहर। ठीक। लोनार महाराष्ट्र में है, उल्कापिंड का बनी है। भीमनाथ को देख चुके हैं, अष्टमुड़ी को देख चुके हैं, और कोलार कोलेरू ये आपने, आई होप कि आपने अच्छे से देख लिया। तो झीलों को आपने देख लिया, पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी इसमें दी गई है। अब थोड़ा सा इन जानकारी के आधार पर हम चैप्टर को पढ़े। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थी मैंने आपको लिखा दिया, ताकि ये रहे कि थोड़ा सा एक यूनिकनेस बनी रहे। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए भी हम नदियों पर बांध बनाते हैं। आप देखना, आपने देखा होगा बहुत सारे डैम बने हुए हैं। जैसे बड़ा फेमस और आपके जुबान पर हमेशा रहने वाला एक डैम है, जिसको हम कहते हैं आपका, कहाँ का डैम है जल्दी बताइए? टिहरी में बना हुआ है, पुरानी टिहरी में। अलकनंदा नदी पर है या भागीरथी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। हम कहते हैं गंगा नदी पर, आप उसको गंगा भी कह सकते हैं आम भाषा में, लेकिन भागीरथी नदी पर बना हुआ एशिया का सबसे ऊंचा डैम है अभी तक का। लेकिन हालांकि चाइना भी बना रहा है, तो हो सकता है कि सेकंड नंबर पर आ जाए। और इस झील का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त एक एक सागर है, गुरु गोविंद सागर। गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। क्लियर है? यही आपका सिंधु और इसकी सहायक नदी पर, सतलज नदी पर बेसिकली बनी हुई है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। कभी मौका मिले देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल परियोजना। यहाँ से निकली है इंदिरा गांधी कैनाल, जो आपका राजस्थान को सिंचित करती है। मौका मिले जरूर देखिए, क्योंकि फिजिकली वेरीफाई करने पर, फिजिकल जो हम चीजें देख लेते हैं, उसका जो अनुभव और एक्सपीरियंस है वो उससे बड़ा अलग होता है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभकारी होती हैं। झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक है। अत्यधिक वर्षा के कारण की मात्रा में इसको रोकते हैं। सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने और सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में जल विद्युत को सामान्य बनाती हैं, जलीय तंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व आपके पर्यटन को बढ़ती है और हमें मनोरंजन
प्रदान करती है। कैसे करती है? जो हमारा मनोरंजन है वो प्रदान करती है। नदियों का अर्थव्यवस्था का महत्व। संपूर्ण भारत के इतिहास में नदियां अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं। कह रहे कोई सा भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं नदियां। ठीक है। अनेक मानवीय क्रियाकलाप के लिए भी अनिवार्य हैं। यही कारण है कि नदियां तट प्राचीन काल से ही अधिवासियों पर अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आपने देखा होगा जितनी भी सभ्यता है, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ईरान की दिलमुन सभ्यता हो, भारत की आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता हो, नर्मदा सब के आसपास में आप देखेंगे, चाहे मानव का पहला पशुपालन साक्ष्य हो, चाहे उसकी खाद्यान्न को लेकर हो, ये सब सभ्यताएं आपके नदियों के आसपास यानी कि नदी तट क्षेत्र पर फली फूली है। आज भी आप देख सकते हैं गंगा जहां से निकलती है और जहां तक उसका विलय आपका गंगा सागर अरब मतलब बंगाली खाड़ी में होता है, वहां तक जनसंख्या की सघनता को आप देख सकते हैं। गंगा के किनारे किनारे आपका बसा हुआ है। कारण क्या है? नदियां पानी का स्रोत हैं और यही नदियां आपका भूमि को सिंचित करती हैं। भूमि को सिंचित करती यानी कि उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक है और ये आपके तराई क्षेत्र में उत्पादन अधिक होने की वजह से जनसंख्या सघनता भी इनके आसपास है। और जहां पर नदियां हैं, आप देखिए वहां पर उत्पादन। आप महानदी के डेल्टा को देखिए, महानदी का डेल्टा जो है धान के कटोरे को कहा जाता है। आप कृष्णा और जहां गोदावरी बीच में मिलती, मतलब जहां कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो पैच है, वहां देखिए कितनी अच्छी मात्रा में धान होता है। खास कर जो ईस्टर्न पार्ट है उस पर देखिए कितनी बड़ा में, जो आप कटक वाला पार्ट है उड़ीसा का जो आपका रीजन है कटक में, आप तमिलनाडु में देखिए, क्लियर है, आंध्र प्रदेश को देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपका चावल का उत्पादन होता है। कारण क्या है? इन नदियों का क्षेत्र का बहना ही ये सब प्रोडक्शन कराता है। क्लियर है? तो आप इनको बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं कि नदियां कैसे कैसे रूप में हैं, हम इनको पूजनीय भी मानते हैं और हर तरीके से आध्यात्मिक महत्व भी हमारे यहाँ रहा है। गांव बड़े शहर में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्यों को और शहरों की उनकी सूची तैयार कीजिए और वहां इनके किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देशों के राज्य के लिए जहां तक अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहीं सिंचाई, नौचालन, जल विद्युत निर्माण में भी नदियों का बहुत अधिक महत्व जो है वो आपका बना। ऐसा है, बहुत अधिक महत्व आपका बना। तो नदियों का भी अपना एक महत्व है, उनका एक अस्तित्व है जिनको हम देख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा। तो कल हम नदी संरक्षण और जो बाढ़ आपदा आती है उसको थोड़ा समझेंगे और जो बादल का फटना है उसको देखेंगे। ऑप्शनल और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।